हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमी लेक्चर सीरीज। आज हम सिक्योरिटी या प्रतिभूति से अपनी बात शुरू करेंगे। देखो, सिक्योरिटी हर उस दस्तावेज या वस्तु को कहते हैं जिसको हम जमानत के तौर पर रखकर उसके बदले में पैसा ले लें, उसको सिक्योरिटी कहते हैं, या हिंदी में उसको प्रतिभूति कहते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, वे सभी दस्तावेज या वस्तुएं जिनके द्वारा बाजार से कैपिटल एकत्रित की जाती है, पूंजी एकत्रित की जाती है, उसको प्रतिभूति कहते हैं। अगर ये प्रतिभूति सरकार जारी करे तो इसको सरकारी प्रतिभूति कहते हैं। अगर ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट जारी करे तो इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो सरकारी प्रतिभूति है, ये एक तरह की डेट सिक्योरिटी है। और आपकी जेब में पड़ा कागज का नोट भी एक सिक्योरिटी है। आपकी जमीन के पेपर, दुकान के पेपर, मकान के पेपर भी एक सिक्योरिटी ही है, क्योंकि उसके बदले में आप डेट ले सकते हैं, पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में, यानी बाजार की खुली क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। देखिए, इसके तहत आरबीआई खुले मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनका सेल परचेज करता है। तो हम कह सकते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्रय यानी सेल, और विक्रय यानी सेल परचेज। और अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा तो उससे क्या होगा? सेल करेगा तो जो खरीदेंगे वो पैसा आरबीआई को दे देंगे। तो मार्केट में जो मुद्रा की तरलता है, यानी करेंसी की जो लिक्विडिटी है, वो कम हो जाएगी। अगर इसका उल्टा करे आरबीआई, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई परचेज करे तो खरीद लेगा तो पैसा वापस दे देगा, तो बाजार में पैसा बढ़ जाएगा, यानी मुद्रा की लिक्विडिटी अर्थात जो तरलता है, लिक्विडिटी ऑफ करेंसी बढ़ जाएगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने का एक तरीका है। इस बात को नोट कीजिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेंसी की लिक्विडिटी को, यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो हमने डिस्कस किया कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल करेगा तो लिक्विडिटी घटेगी, और अगर ये परचेज करेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो दोनों जो स्टेप्स हैं, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे बैंक रेट के बारे में, बैंक दर के बारे में। देखो, ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक ब्याज दर होती है, जिसके आधार पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज देता है, लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज देता है। इसको बैंक रेट कहते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 49 है। आरबीआई एक्ट 1934 का धारा 49 है। इसके तहत बैंक दर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सिक्योरिटी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए बैंक रेट को एक और नाम से जाना जाता है, इसको रीडिस्काउंटिंग इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहते हैं, रीडिस्काउंटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इक्वेशन के थ्रू आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी यानी तरलता कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम एक नई टर्म पर और चर्चा करेंगे जिसका नाम है एमएसएफआर, मार्जिनल अर्थात मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, हिंदी में कहेंगे सीमांत स्थायी सुविधा दर। यह भी एक ब्याज दर होती है जिसके बेस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को ओवरनाइट के लिए, यानी 24 घंटे के लिए कर्ज देता है। इसको एमएसएफआर रेट कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि एमएसएफआर क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है? वो ब्याज दर जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
कॉमर्शियल बैंकों को ओवरनाइट पीरियड के लिए यानी 24 घंटे की अवधि के लिए डेट देता है, ऋण देता है, उसको MSFR कहते हैं। और ये देखिए, बैंक तब लोन लेते हैं ओवरनाइट के लिए जब उनके पास पैसे खत्म हो जाए, यानी लिक्विडिटी का संकट आ जाए। तो ये बैंकिंग सिस्टम को, MSFR जो है, बैंकिंग सिस्टम को एक अनएक्सपेक्टेड का लिक्विडिटी का जो क्राइसिस है उसके खिलाफ एक सुरक्षा कवच देता है, एक शील्ड देता है। और इसके तहत बैंकों को उनकी जो कुल डिमांड और टाइम लायबिलिटीज हैं, NDTL, यानी जो कुल देनदारी है बैंक की, यानी बैंकों ने जो FD की हुई है अपने पास में, जो सेविंग्स अकाउंट खोले हुए हैं, उसका 1% हिस्सा कर्ज के रूप में मिलता है। इसी को MSFR कहते हैं। तो MSF क्या हो गया? अगर MSFR बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी, तरलता घटेगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। क्वांटिटेटिव टूल्स के बाद अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव टूल्स या सेलेक्टिव टूल्स को। मौद्रिक नीति के क्वालिटेटिव टूल्स यानी चयनात्मक उपकरण अर्थात क्वालिटेटिव टूल्स या सेलेक्टिव टूल्स। देखिए, इसके तहत RBI करेंसी के लिक्विडिटी के साथ साथ करेंसी के यूज को भी कंट्रोल करता है, मुद्रा के उपयोग को भी नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यानी RBI किसी भी सेक्टर में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, क्वालिटेटिव टूल क्या है? इसके तहत RBI द्वारा मुद्रा की तरलता के साथ साथ यानी करेंसी की लिक्विडिटी के साथ साथ मुद्रा के उपयोग को भी यानी यूज ऑफ करेंसी को भी कंट्रोल करने का प्रयास करता है। मतलब RBI किसी खास क्षेत्र में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। जैसे कैसे करेगा? मार्जिन तय करके या क्रेडिट की राशनिंग करके। मतलब क्रेडिट की राशनिंग मतलब जिस तरह राशन एक लिमिट में मिलता है उसी तरह उधारी की भी एक लिमिट तय कर दी जाएगी। क्रेडिट कहते हैं उधारी को, साख राशनिंग भी इसको बोलते हैं। और क्या करता है RBI? मोरल सुएजन करता है, नैतिक दबाव। RBI व्यापारिक बैंकों से नैतिक आधार पर यह अपील करता है कि आप अपनी ब्याज दरों में जो चेंज कर रहे हैं वो मौद्रिक नीति के मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार ही कीजिए। और इसके लिए RBI टाइम टू टाइम उन्हें डायरेक्शंस जारी करता है, दिशा निर्देश देता है। हालांकि बैंकों के लिए इन दिशा निर्देशों को फॉलो करना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति समिति के बारे में हम चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC। RBI एक्ट 1934 के बारे में हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। तो उसी RBI एक्ट 1934 में संशोधन करके उसका सेक्शन 45Z सब सेक्शन B के तहत 6 मेंबर्स की यह कमेटी होती है। 6 मेंबर इसमें मौद्रिक नीति समिति में रखे गए हैं, जिनको केंद्र सरकार ने इस कमेटी को गठित किया है। यह कमेटी इन्फ्लेशन के यानी महंगाई के यानी मुद्रास्फीति के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ब्याज दरों को तय करती है। RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है, मौद्रिक नीति विभाग, ये जब अपनी मौद्रिक नीति को हर 2 महीने पर रिलीज करेगा तो वो इस कमेटी को एक्सप्लेन करेगा, इस समिति की व्याख्या करेगा। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अनेक उद्देश्य हैं। जैसे पहला उद्देश्य है कि जो मुद्रास्फीति की दर है, जो महंगाई की दर है, उसको टारगेट के अनुसार मेंटेन रखना, महंगाई की दर को यानी उसे टारगेट पर रखना जो टारगेट तय किए गए हैं। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी में और राजकोषीय नीति में यानी फिस्कल पॉलिसी में बैलेंस बनाकर रखना, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना। ये काम कैसे करती है, फंक्शनिंग क्या है इस कमेटी की? तो देखो, पहली बात तो यह है कि इस कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। और ये जो 6 मेंबर्स होते हैं इसमें 3 RBI से होते हैं और 3 गवर्नमेंट की साइड से होते हैं। दूसरा, कार्य प्रणाली का इसका पार्ट, कमेटी में जो 6 मेंबर्स होते हैं हर मेंबर्स का एक वोट होता है। और अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है और वोट डाले जा रहे हैं और वोट अगर इक्वल रह जाए
तो फिर गवर्नर के पास सेकंड वोट का अधिकार रहता है। तीसरा कार्यप्रणाली का बिंदु, आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में एक गवर्नर हिस्सा लेते हैं, एक डिप्टी गवर्नर और एक सेंट्रल बोर्ड का, जो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है उसके द्वारा नॉमिनेटेड कोई एक ऑफिसर हिस्सा लेता है। और ये जो तीनों मेंबर्स होते हैं ये इकोनॉमिस्ट होंगे, यानी अर्थशास्त्री होना इनके लिए जरूरी है। कार्यप्रणाली का चौथा पॉइंट, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये एक साल में कम से कम इसकी 4 बैठकें होना जरूरी है, यानी 12 महीने में 3 बैठक, यानी हर तीसरे महीने। और बैठक के लिए जो कोरम है वो कम से कम 4 मेंबर्स का होना जरूरी है। एमपीसी की जो मीटिंग होगी इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो गवर्नर करेंगे, और जो भी इसमें डिसीजंस लिए जाएंगे वो मेजोरिटी के बेस पर लिए जाएंगे। पांचवी बात यह है कि जो कमेटी है एमपीसी, इसके डिसीजन के बाद 14 दिन में हर एक मेंबर के द्वारा जो वोट दिया गया और जो भी उसने अपने तर्क दिए, अपनी बात को रखने के रीजन दिए, उसको पब्लिक के सामने कर दिया जाएगा, यानी सार्वजनिक कर दिया जाता है, यानी बता दिया जाता है। छठा पॉइंट, हर 6 महीने में एक बार आरबीआई के द्वारा एक दस्तावेज प्रेजेंट किया जाता है जिसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, एमपीआर, यानी मौद्रिक नीति रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, जिसमें कुछ बातों की जानकारी रहेगी, जैसे इन्फ्लेशन का स्रोत क्या है और अगले 6 महीने से लेकर 18 महीने तक महंगाई दर का निर्धारण कितना रहेगा, मुद्रास्फीति का अनुमान क्या रहेगा। तो ये हमने एमपीसी के बारे में चर्चा की। अब हम देखेंगे कुछ और टर्म्स के बारे में, जैसे बेस रेट, अर्थात बेस दर या आधार दर। देखो, जो हमारे बैंक्स हैं वो ग्राहकों को कर्ज देने के लिए उनके रेगुलर जो ग्राहक हैं, जो प्रिय ग्राहक हैं, विश्वसनीय ग्राहक हैं, तो जितने कम से कम ब्याज की दर पर उन्हें कर्ज देते हैं उसे बेस रेट कहते हैं। यानी मोटे तौर पर आप ये समझो कि बेस रेट से कम के ब्याज की दर पर बैंक उनको इससे कम ब्याज की दर पर कर्ज नहीं दे सकता, और इस बेस रेट का जो डिसीजन है वो बैंक खुद लेता है, इसीलिए हर बैंक की बेस रेट अलग अलग होती है। देखो, इससे पहले, बेस रेट से पहले, आधार दर से पहले इसकी जगह पर टर्म यूज की जाती थी प्राइम लैंडिंग रेट, यानी प्रधान उधारी दर, पीएलआर। इसमें बैंक अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को कर्ज देने के लिए इस ब्याज दर का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन इस सिस्टम में कमी थी, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। तो आरबीआई ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए इसकी जगह पर बेस रेट का सिस्टम शुरू किया, आधार दर की व्यवस्था शुरू की। नेक्स्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। हिंदी में कहेंगे सीमांत निधि लागत पर उधार दर। देखो, इस सिस्टम में बैंकों को अपनी उधारी दर, यानी जिस ब्याज दर पर वो उधार देता है, लोन देता है, उसको तय करने में फंड की सीमांत लागत को आधार बनाना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट को आधार बनाना पड़ेगा। और अगर आसान भाषा में बात करें तो इसका मतलब यह होगा कि अगर रेपो रेट कम होती है तो बैंकों को भी अपने बेस रेट में कमी करनी पड़ेगी। मैं फिर रिपीट करूंगा, एमसीएलआर का क्या मतलब है कि अगर रेपो रेट कम होती है तो बैंकों को भी अपने बेस रेट घटाने पड़ेंगे, और बैंक एमसीएलआर का जो निर्धारण करेंगे वो मंथली करेंगे, मासिक आधार पर। और सीमांत लागत मतलब किसी भी चीज का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जो लागत आएगी उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं या सीमांत लागत कहते हैं। फिर से एमसीएलआर पर लौटते हैं। तो एमसीएलआर हमने पढ़ लिया कि इसके तहत बैंकों को जो उधार की दर है, जो ब्याज की दर है, उसको तय करने में, यानी फंड्स की जो सीमांत लागत है, मार्जिनल कॉस्ट है, उसको बेस बनाना होगा, यानी रेपो रेट में कमी होने पर बैंकों को अपने बेस रेट में भी कमी करनी होगी, और बैंकों द्वारा एमसीएलआर का निर्धारण मंथली बेसिस पर किया जाएगा। अब एमसीएलआर का उद्देश्य क्या होगा?
देखो इसका उद्देश्य था कि जो मनी का जो फ्लो है, जो मॉनेटरी फ्लो है, जो धन का संचरण है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एमसीएलआर का सिस्टम लाया गया, ताकि जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनको मॉनेटरी पॉलिसी का फायदा ट्रांसपेरेंट तरीके से मिले, जो कि नहीं मिल रहा था, इसलिए एमसीएलआर लाया गया। तो आज हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी हमने शुरू की हुई थी, आज हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। इससे पहले हमने क्वांटिटेटिव टूल डिस्कस किए थे, आज हमने क्वालिटेटिव टूल डिस्कस किए। देखो यूपीएससी और अदर स्टेट के जो एग्जाम्स हैं, उनके प्रीलिम्स में इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की लाइन लगी रहती है, इन टर्मिनोलॉजीज की। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, सुनिए, और अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।